वीडियो के काले बटन को दबा करके नीला कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके CSC एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिस्टर अश्विनी मिश्रा जी और हम इनसे करेंगे कुछ सवाल जवाब जो कि आपने हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे थे और ये हमें डायरेक्टली जवाब देंगे और बताएंगे आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सवालों के जवाब। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनकी सभी समस्याओं का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहला कमेंट हमारे एक व्यूवर ने पूछा था कि जो CSC VLE डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी है वो कैसे बनाई जाती है और उसकी क्या प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से पूछना चाहेंगे कि इसकी प्रोसेस हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, VLE सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको VLE सोसाइटी का एक प्रमाण पत्र चाहिए पड़ता है। इसको आप जिला सोसाइटी संघ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी एक संस्था के सारे कागज जब आप करेंगे तो वहाँ से आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके बाद में आपको उस समिति का GST नंबर, पैन नंबर, उसका एक खाता नंबर, सभी कुछ लेना पड़ेगा। जो मतलब जो भी कागज एक संस्था को बनाने में लगते हैं। जब आप ये सारे के सारे कागज इकट्ठे कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी जो समिति है या संस्था जिसको आप VLE सोसाइटी बोलते हैं उसको आप फॉर्म करने की स्थिति में आ जाते हैं। फॉर्म करने की स्थिति में आने के बाद आपको अपनी समिति में आपके सदस्य जोड़ने पड़ेंगे। जितने सदस्य आप जोड़ें, कोर कमेटी में जो कोर सदस्यता होती है उसमें 5 लोग होते हैं। फिर उसके बाद में जो सदस्यों की संख्या है वो 20 से लेके कितनी भी हो सकती है। जितने भी आपके पास VLE है वो उतने सारे के सारे हो सकते हैं। उसके बाद आपको एक तरीके का एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा फेयरली, जिसमें आप उसका सोसाइटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो कोषाध्यक्ष होता है वह आप चुनेंगे। जैसे ही आपकी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, जो भी आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, उसको आप ये सबमिट कर सकते हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स को भोपाल टीम को या दिल्ली टीम को पहुंचा के आपकी सोसाइटी की आगे की प्रोसेस शुरू कर देगा और 15 से 20 दिनों में आपकी सोसाइटी ऑनबोर्ड हो जाएगी, जिसमें आप क्रॉम्पटन के, एक्सपो के, टोक्यो, ये खाद्य वगैरह जो सामान है वो सारे कुछ आपके पोर्टल पर आ जाएंगे और आप उन्हें आसानी से ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यानी फ्रेंड, सर के कहने का मतलब है अभी जो हमारे CSC या VLE पोर्टल में जो सबसे बड़ी सर्विसेज चल रही हैं, क्रॉम्पटन है या हमारा इको प्रोडक्ट का जो खाद बीज या फर्टिलाइजर या केमिकल वगैरह है, जिनमें सबसे ज्यादा कमीशन दिया जाता है CSC VLE को और जिनमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, उन सर्विस का यूज आप अपनी डिस्ट्रिक्ट CSC VLE सोसाइटी को बना करके कर पाएंगे। जैसे कि हमारे सर ने आप सभी को बताया है कि कैसे आपको इलेक्शन करवाना है, कैसे आपको कंसर्न लेटर लेना है और कैसे जो कंसर्न लेटर है वो फॉरवर्ड किया जाएगा हमारी भोपाल या दिल्ली टीम को या आपकी जो भी यहाँ से राज्य से यानी कि स्टेट लगती हो या आपका जो भी जिला लगता हो वहाँ पर आपका जो लेटर है वो फॉरवर्ड किया जाएगा, तब आपकी सोसाइटी के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस आएगा। और फ्रेंड, अब हम सर से अपना दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हमें जो कमीशन मिलता है तो वो मतलब किस तरह से मिलता है, मतलब हमें कुछ परसेंट काट के दिया जाता है या डायरेक्टली हमें दे दिया जाता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ये सर्विसेज के आधार पर होता है। जिस सर्विस में आप काम कर रहे हैं आपका जो कमीशन है वो उसी सर्विस के आधार पर दिया जाता है। सपोज कि अगर आप PMG दिशा में काम कर रहे हैं तो जैसा आप सभी को मालूम है कि पर स्टूडेंट 300 रुपए आपको मिलता है। उन स्टूडेंट्स पे जो भी संख्या है, जो सरकारी जो कानून है उसमें TDS आपका काट के जो भी पैसा बचता है वो आपको कमीशन के रूप में आपको दे दिया जाता है। इसी प्रकार से जो सर्विस TDS की है उसमें TDS कटता है, जो सर्विस TDS की नहीं है उसमें TDS नहीं कटता है। बहरहाल की स्थिति में यह है कि ऐसी कोई सर्विस नहीं है जहाँ पर TDS नहीं कटता हो। TDS आपको हर एक सर्विस में देना है। बिल्कुल फ्रेंड, सर का कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जहाँ पर TDS नहीं कटता है। हर एक सर्विस में चाहे कुछ भी TDS कटता हो, पैसे में कटता हो, रुपये में कटता हो, लेकिन आपको TDS काटा जाता है, हर सर्विस में चार्ज किया जाता है, जो कि जाकर के साल के मार्च महीने से शुरू होता है इसका रिफंडेबल करना। और अभी हमारे जैसे कि अगस्त में लास्ट डेट थी तो आप मार्च से लेकर अगस्त तक कभी भी अपना ITR रिटर्न फाइल करके अपने TDS को वापस ले सकते हैं। अभी जैसे हमारे सर ने बात की PMG दिशा के बारे में, तो आप सभी को जैसे मालूम ही होगा PMG दिशा का प्रोडक्ट
काफी पुराना हो चुका है और बहुत दिनों से सीएससी में चल रहा है, और हमारे बहुत से ऐसे वीएलई भाई हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अब इसमें आगे क्या प्रोसेस आएगी। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि इस पीएम दिशा प्रोजेक्ट में कुछ आगे नया आने वाला है या फिर ये प्रोजेक्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पीएम दिशा प्रोजेक्ट जो है कभी भी अभी तो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एज पायलट प्रोजेक्ट इसको लाया गया था कि जो गांव के ग्रामीण जो बच्चे हैं, ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त हो सके, और इसमें हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी है। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप में वो नहीं हुआ है, तो इसके लिए पीएमजी दिशा का नेक्स्ट फेज भी आएगा और आने वाला है, और उसमें भी जो अलग से स्टूडेंट्स जो बाकी बचे हुए हैं, हर घर साक्षरता का जो मिशन है पीएमजी दिशा के माध्यम से ग्रामीण डिजिटली साक्षरता का जो अभियान है वह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पीएमजी दिशा चलती रहेगी। और फ्रेंड एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं सबसे, जैसे कि पीएमजी दिशा में अभी हमें 250 स्टूडेंट की लिमिट लगी रहती थी, तो वो लिमिट आगे चल के हट जाएगी या फिर हमें 250 का ही टारगेट और दिया जाएगा? टारगेट के विषय में यह है कि अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें वो 250 स्टूडेंट्स की है, पर संभवतः आगे भविष्य में हो सकता है कि आपको पंचायत के हिसाब से या फिर स्टूडेंट्स के हिसाब से उस संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। या तो हो सकता है कि आपको पंचायत में एक ही जगह 3 दे जाने लगे या 4 दी जाने लगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको 250 स्टूडेंट्स की जगह पे उन स्टूडेंट्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो भी होगा वो जब तक फेज 2 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि उसमें होगा क्या, परंतु होगा कुछ ना कुछ उसमें आगे होगा। और फ्रेंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर से है कि हमारे जो अभी एचडीएफसी बैंक का सिस्टम चल रहा है, तो एचडीएफसी बैंक के लिए कौन कौन वीएलई एलिजिबल है, और साथ ही इसमें किन किन राज्यों के वीएलई अभी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर करंट में? इसमें अभी हमारा सीएससी का एचडीएफसी बैंक से एमओयू साइन हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी वीएलई है वो एचडीएफसी बैंक का सक्रिय बीसी बन सकता है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बन सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया केवल वह रहेगा कि वो जो 12वीं पास होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जो उसके दस्तावेज हैं वो होने चाहिए। साथ ही में ये है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक का बीसी बनता है तो यह देखा जाता है कि निकटतम उसके किसी भी वो जिस ब्रांच की बीसी बन रहा है या जिस बैंक का बीसी बन रहा है उसकी ब्रांच उससे कितनी दूरी पर है। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि कितने किलोमीटर की दूरी पर बैंक हो तो आपको दे सकते हैं। अदरवाइज की स्थिति में एचडीएफसी बैंक से जो एमओयू साइन हुआ है उसके हिसाब से हर वह व्यक्ति जो बीएलई है वह एचडीएफसी बैंक का बीसी बनेगा, बन सकता है। अभी फ्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि हम लोगों ने देखा है जब हम एचडीएफसी बैंक के लिए अप्लाई करने को जा रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ राज्यों की लिमिट दिखा रहा है। मैंने देखा है तो वहां पर 7 राज्य ऐसे जिनके वीएलई अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अप्लाई करने की यहाँ पर सीमा लगाई गई है वो कब तक हटाई जाएगी, मैं सबसे यह पूछना चाहूंगा। ये पोर्टल के हिसाब से चलता है। इसमें जब एमओयू साइन होता है सेंट्रल लेवल पर तो उसके लिए भारत के सारे राज्य आ जाते हैं, तो उनको फिर फेज बाई फेज शुरू किया जाता है। तो अभी जैसे एक फेज में 7-8 राज्यों को उन्होंने खोला है, फिर नेक्स्ट फेज में फिर 7-8 राज्यों को खोलेंगे। इसी प्रकार से खोल के 3-4 फेज में सारे के सारे जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे और सभी को एचडीएफसी बैंक का जो सक्रिय बीसी बनाने का जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी हो। यानी कि फ्रेंड्स सर के कहने का मतलब है कि अभी जो 7 राज्य यहाँ पर ओपन किए गए हैं, अभी क्या है कि अभी डिवाइड कर रहे हैं पूरे इंडिया में एचडीएफसी बैंक के लिए कि अभी 7 राज्यों के लिए ओपन किया गया है। अभी आगे चल के जब ये 7 राज्यों की प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप में खोले जाएंगे कुछ राज्य और जिनकी वीएलई अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल में फिर से खोले जाएंगे कुछ राज्य और ऐसे ही करके हमारे पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा एचडीएफसी सीएसपी देने के लिए, यानी कि कियोस्क बैंकिंग देने के लिए। और फ्रेंड अब हम पूछना चाहेंगे सर से एक और सवाल। एक सवाल हमारा यह है कि जो जीपॉन प्रोजेक्ट चल रहा है तो उनमें कौन कौन वीएलई एलिजिबल है और उसमें कितना फायदा है वीएलई को, और साथ ही साथ इसमें एक वीएलई को कितने मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ग्राम पंचायत में दिए जाते हैं। तो ये मेरा एक सवाल महत्वपूर्ण है जो सभी वीएलई के लिए एक तरीके से पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए, जीपॉन का फुल फॉर्म होता है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब इसमें क्या है कि हर पंचायत में ऐसा हमको बताया गया है कि हर पंचायत में हमको एक जीपॉन का प्रोजेक्ट लगाना है। जीपॉन जो बीएसएनएल की लीज लाइन से किसी भी ग्राम पंचायत को वाईफाई युक्त कर देगा।
उसके लिए अगर बीएलई कोई उस जीपन में काम करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह उस ग्राम पंचायत का बीएलई, उस ग्राम पंचायत का बीएलई होने पर उसको उस ग्राम पंचायत में बीएलई को जीपन लगाने का काम दिया जा सकता है। अब इसमें दो प्रकार के बीएलई हम लोग बनाते हैं, टीम्स बनाते हैं, एक बीएलई बोलते हैं, एक को लीड बीएलई बोलते हैं। तो बीएलई हर एक ग्राम पंचायत का होता है और लीड बीएलई को प्रति 25 पंचायतों के हिसाब से हम लोग एक साथ कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि लीड बीएलई बाकी बीएलईओं को सुपरवाइज करेगा, उसको एज ए सुपरवाइजर हम लोग नियुक्त करते हैं। हर एक ग्राम पंचायत में ऑन नेट जब होने पे इसको हमारी नॉर्मल भाषा में कहते हैं ग्राम पंचायत ऑन नेट। वैसे उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है, लेकिन उसको हमारी भाषा में कहते हैं ग्राम पंचायत ऑन नेट। तो जो ऑन नेट करने की जो सुविधा है वो बीएलई करेगा और उससे जहां पर भी वो जीपॉन लगा हुआ है उसके पेरीफेरल के 25 मीटर में वाईफाई जो है वो चालू रहता है। तो उसमें कोई भी अपना नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है और चला सकता है। उसमें 4 जो है फाइबर ऑप्टिकल दिए होते हैं, वहां से 4 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। मतलब यदि कोई बीएलई जिसने जीपॉन के प्रोजेक्ट में काम नहीं भी किया है और उसके ग्राम पंचायत में अन्य कोई नेट की सुविधा नहीं है तो वह अपने ग्राम पंचायत में जो जीपॉन लगा है वहां से कनेक्शन लेके और अपने यहाँ पर अपने इंटरनेट का यूज कर सकता है, जिसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही मिनिमम और बहुत ही फेयर चार्जेस हैं, उनमें कुछ ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं है। तो ये दोनों उसके फायदे हैं। फिलहाल अभी जैसे हम दतिया जिले में हैं और हमारी बात चल रही है तो यहाँ पर 290 पंचायतों में से हमने 123 पंचायतें जीपॉन से युक्त कर दी हैं और वहाँ पे बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है, लोग ले भी रहे हैं कनेक्शन और ये नेक्स्ट फेज में और भी आएंगे। तो ये दोनों काम बीएलई कर सकता है, चाहे तो वह बीएलई उस पंचायत में लगाने का भी काम कर सकता है, नहीं लगाना चाहता है कोई और लगा देता है तो वह वहाँ से कनेक्शन लेके अपने सेंटर को भी संचालित कर सकता है। फ्रेंड यहाँ पर एक चीज और पूछी थी हमने सर से कि इसमें जो बीएलई को फायदा होगा वो कितना फायदा होगा पर प्रोजेक्ट यहाँ पर जो लगाएगा ग्राम पंचायत में, तो उसका कितना फायदा कितना बेनिफिट बीएलई को मिलेगा, तो इसका जवाब आप पूछना चाहूंगा मैं सर से। बिल्कुल, इसमें जैसे जो आप काम करेंगे उसमें ये 3 पार्ट में काम होता है इसका। सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन होता है, इसको लगाना पड़ता है जगह पर। इंस्टॉलेशन होने के बाद में दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो इसका लिटिंग होती है, यानी कि बीएसएनएल की लीज लाइन से हमको उसको कनेक्ट करके उसका नेट ऑन करना है। और तीसरा होता है इसका पार्ट एटी, जिसमें कोई भी जो बीएसएनएल के ऑफिसर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपने जो लगाया है और जो नेट है वो सही चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं। जब ये तीनों पार्ट हो जाते हैं तो प्रत्येक पार्ट का एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो बीएलई को दिया जा सकता है। और क्षमा चाहूंगा मैं कि यहाँ वीडियो पे मैं वो आपको नहीं कह सकता कि कितना क्या मिलेगा, लेकिन उसके तीनों के पार्ट होते हैं। यदि आप उसमें संलग्न रहेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको, जब आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो वो आपको सारा का सारा कुछ बता देंगे। तो फ्रेंड सर के कहने का मतलब है कि जो बीएलई को यहाँ पर कमीशन दिया जाता है या पैसा दिया जाता है काम करने का, वो एक अच्छा पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है जिससे कि बीएलई भी संतुष्ट हो जाता है और उसको भी काम करने में अच्छा लगता है। फ्रेंड अब हम सबसे एक सभी का कॉमन सवाल पूछना चाहेंगे जिसके बारे में हमारे सभी बीएलई कमेंट करते हैं और बार बार पूछते हैं, आधार सेंटर। आधार सेंटर का काम सीएससी के थ्रू अब आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में सबसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे। देखिए, आधार के लिए हमारे जो सीईओ महोदय हैं श्री त्यागी जी, उन्होंने जो है पूरी जो कोशिश कर रहे हैं और एमओयू साइन भी हो चुका है। अब केवल यह समय की बात है कि वो कितने समय बाद शुरू होता है हमारे पास में, और बस केवल समय है इसमें, लेकिन चालू जरूर होगा, शुरू जरूर होगा। और आधार से हम हमेशा से जुड़े हुए हैं, आधार हमसे कभी नहीं अलग हो सकता। सीएससी से आधार जरूर चलेगा, समय है, अभी चलेगा या थोड़े समय बाद चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। यानी कि सर के कहने का मतलब है फ्रेंड कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। आधार कार्ड का काम दोबारा से आएगा, जरूर आएगा और अच्छा काम आएगा फ्रेंड, कुछ नया आएगा, जरूर आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंतजार करें, घबराए नहीं कि ये सीएससी में अब काम नहीं बचा है या सीएससी में काम नहीं कर पा रहे हैं। सीएससी बहुत ही अच्छा बेनिफिट अभी तक आप सभी को देती आई है और आगे भी देती रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम पूछने जा रहे हैं सर से कि आयुष्मान भारत का जो प्रोजेक्ट है या योजना है उसका काम सीएससी के थ्रू कब शुरू होना है। हमारे त्यागी जी ने, जो कि हमारे सीएससी टीम के हेड हैं, उन्होंने यहाँ पर एमओयू साइन किया है
तो वो कब तक आएगा और उसमें क्या बेनिफिट रहेगा और कौन कौन VLE एलिजिबल रहेंगे? आयुष्मान भारत का प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। MOU साइन होते ही, जब भी कोई MOU साइन होता है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, वो उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, केवल उसको जमीनी स्तर पर उतारने की आवश्यकता रहती है। जमीनी स्तर पर वो उतर चुका है और 24-25 सितंबर से वो शुरू हो जाएगा। उसके पहले हम लोग जैसे कि जब कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले उसकी नींव रखते हैं और वही हम लोग रख रहे हैं। इसके लिए आपके भी ज़िले में और हमारे भी ज़िले में विस्तृत रूप से एक ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग आप सभी को दी जाएगी आयुष्मान भारत के लिए कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है और उससे आपका क्या फ़ायदा है, आपको क्या कमीशन मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए आपको एक ट्रेनिंग रखी जाएगी जिला स्तर पर, जो आपको दी जाएगी और उसके बाद माध्यम से आप जो है आयुष्मान भारत का काम शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी केवल एक ही है, आपका VLE होना आवश्यक है। आप VLE हैं, आप आयुष्मान भारत का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे अश्विनी मिश्रा सर थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, इन्होंने आप सभी के सवालों का जवाब दिया है और साथ ही साथ अभी तक के जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जैसे कि जीपॉन है, आयुष्मान भारत है, आधार कार्ड के बारे में भी आप लोग बहुत पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अश्विनी सर द्वारा दिए गए सवालों के जवाब अच्छे लगे होंगे और हमारे सर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर ऐसे ही विजिट करते रहेंगे, हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दे सकें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर के या VLE के और नए नए CSC अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आप देख सके CSC इन टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं अगले लेटेस्ट CSC इन टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।